Good morning, student. In last class, we have discussed about how we can cut a DNA segment, and this foreign piece of DNA segment can be added to the new structure or new DNA segment. So this part of DNA or foreign part of DNA will start functioning in that particular genomic system or the host organism. And for that, we have used two different type of cut: sticky cut and blunt cut, which I have already told you in the previous क्लास. स्टिकी कट में क्या होगा? स्टिकी कट में एक स्टिकी एंड बनेगा, और चूंकि हम एक ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस को या एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दोनों जगह यूज कर रहे हैं, मींस फॉरेन पीस ऑफ डीएनए कलेक्ट करने के लिए वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हो रहा है, और जिस होस्ट में हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां पर भी हम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं. तो चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक जैसा है, इसलिए उनके कट भी कैसे बनेंगे? एक जैसे बनेंगे, जो आसानी से उन दोनों को जोड़ने में मदद करेंगे. स्टिकी एंड की मैं बात कर रहा हूं. यदि हम बात करें ब्लंट कट की, तो ब्लंट कट में भी सेम वही पॉलिसी है कि जब भी कभी आप किसी भी तरीके का कट लगाएं, चाहे वो स्टिकी हो या ब्लंट कट हो, या यूं कहिए कि आप जब भी कभी डीएनए सेगमेंट को तोड़कर किसी दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करें, आप दोनों ही केस में, यानी कि फॉरेन पीस ऑफ डीएनए कलेक्ट करते वक्त और होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करते वक्त, दोनों ही टाइम पे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा होना चाहिए? एक ही होना चाहिए. क्योंकि यदि आपने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो उनके जो एंड बनेंगे वो अलग बनेंगे, या यूं कहिए कि वो सिमिलर एंड नहीं बनेंगे, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक अलग पेलिंड्रोम सीक्वेंस होता है, या यूं कहिए कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक अलग स्टिकी एंड बनाता है, तो शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके से हम डीएनए को कट कर सकते हैं. अब बात यह आती है कि यदि हमने कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, मान लीजिए इस डीएनए सेगमेंट पे मैंने कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना कुछ पर्टिकुलर, या यूं कहिए कि रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस होंगे, या एक सीक्वेंस होगा जिनको वो रिकॉग्नाइज करेगा, जिसको हमने रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा. मान लीजिए वो सीक्वेंसेस को यहां मिला तो यहां कट करेगा, फिर 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 यहां मिलेगा तो यहां कट करेगा. यानी जितनी जगह उसको डीएनए में वो सेगमेंट मिलेगा उतनी जगह वो कट करता हुआ चला जाएगा. अब आप ये बात समझ जाइए, ये यहां से कट कर दिया, ये इतना बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा, फिर यहां से ये ऐसे कट हो गया, ये इतना बड़ा बनेगा, ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनेगा, फिर ये एक बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा, फिर एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनेगा, फिर एक थोड़ा सा बड़ा फ्रेगमेंट बनेगा. होप आपको समझ में आ गया. सो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पर है. अब बात यह कि जब इतने सारे सेगमेंट बन गए, क्योंकि आप कैंची उठा लीजिए, एक रस्सी ले लीजिए, और उस रस्सी को जो है तो कहीं 2-3 जगह से काट दीजिए, तो अब आप देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रेंथ की डोरियां बन गई या रस्सियां बन गई, तो डीएनए सेगमेंट भी अलग अलग सेगमेंट की बन गई. अब इसमें से हमारे काम वाला कौन सा सेगमेंट है, ये जानना भी बहुत जरूरी है. देखिए, हम ये तो जानते हैं कि हमारा जो डीएनए सेगमेंट बनेगा वो 15 न्यूक्लियोटाइड बेस का बनेगा, या 100 न्यूक्लियोटाइड बेस का बनेगा, या 50 न्यूक्लियोटाइड बेस का बनेगा. लेकिन इस तरीके के डीएनए सेगमेंट जो कि ऑलरेडी पहले से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इनमें कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन सा सेगमेंट हमारे यूज वाला है? ये पता लगाने के लिए, इनको साइज के हिसाब से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमको एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है. यहाँ साइज का मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से. तो इसको यदि हम सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको एक टेक्निक चाहिए. उस टेक्निक का नाम क्या है? मेरी बात समझ. तो आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके किसी डीएनए सेगमेंट को कट किया,
हो सकता है ये आप फॉरेन पीस हो, इसी तरीके से आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के भी डीएनए को कट करेंगे। तो जब भी आप कट करेंगे तो आप ये मानकर चलिए आपको एक सेगमेंट नहीं मिलेगा कि आपने जितना सेगमेंट कट करके अलग कर लिया वही मिलेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम में पूरी प्रोसेस चलती है। आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया डीएनए के ऊपर, अब उस पूरे सिस्टम में दिए उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जहां जहां उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेंगे, मान लीजिए आपने EcoRI1 यूज किया है एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसका क्या है GAATTC। अब ये इसी में कहीं ये A और T के बीच में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कट करेगा। तो जितने उसको GAATTC वाला जहां जहां उसको न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां कट लगाता हुआ चला जाएगा। अब इतने सारे डीएनए में से हमारे काम वाला कौन सा, ये पता लगाने के लिए हमको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली में काम कैसे करती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसे होता है, और ये जेल इलेक्ट्रो सेटअप लगाने के बाद हमारे डीएनए को कैसे सेपरेट करती है, कैसे हमको वो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या चीजें हमको यूज करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली में एक टेक्निक है which uses the property of DNA। ये एक टेक्निक है जो यूज करती है किसकी, डीएनए की ही प्रॉपर्टी को। कौन सी डीएनए की प्रॉपर्टी को, नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर। डीएनए कैसे हैं, नेगेटिव चार्जेस। दरअसल इस टेक्निक में क्या होता है, कि सेपरेट डीएनए they are allowed to pass in electric field from negative end या negative pool to positive pool और end। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करें। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इसी बीच उस पूरे टेक्निक में हम करते यूं हैं कि वी प्रोवाइड a medium which separates DNA segment as per their size। तो दो चीजें हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाता है, हम डीएनए को नेगेटिव पोल पे रखते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, एक जेल यूज करते हैं या एक सिस्टम यूज करते हैं, एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, जो ये डीएनए जब एक नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे होते हैं तो उनमें से एज पर साइज उनको सेपरेट करने का काम ये जेल करता है। दरअसल ये जेल में एक तरीके का स्विंग इफेक्ट होता है, या यूं कहिए कि ये जैसे चाय छन्नी से आप छान देते हैं ना चीजों को, तो बड़ी चीजें ऊपर रह जाती है, छोटी चीजें नीचे चली जाती है, लिक्विड फॉर्म नीचे चला जाता है। ठीक वैसा ही कुछ इफेक्ट हमको इस जेल के साथ देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सेटअप कैसा होता है, जेल किसका बना होता है, किस तरीके की प्रोसेस होते हैं ये। The gel used in electrophoresis ये कौन सा है, एग्रोज जेल। कहां से मिलता है, एग्रोज जेल कहलाता है। ये एक वीड है जिनसे क्या होता है, ऑब्टेन। अब ये एग्रोज जेल जो है ये अलग अलग कंसंट्रेशन में होता है।
कंसंट्रेशन का मतलब कि आप इसको जिस कंसंट्रेशन का बनाना चाहेंगे उस कंसंट्रेशन का बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट। डिफरेंट कंसंट्रेशंस कैन बी मेड as per requirement of डीएनए सेपरेशन। आपका डीएनए किस तरीके से आपको सेपरेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप एग्रोल जेल की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रोल जेल किसकी तरह बिहेव कर सकता है, बिहेव करता है, बिहेव एज ए मीडियम through which DNA pass। वो मीडियम की तरह बिहेव करेगा जिससे डीएनए क्या होगा, पास होगा। दूसरी बात, ये जो एग्रोल जेल होता है एक्ट एज सीलिंग इफेक्ट, छन्नी की तरह छानने का काम करता है, एक्ट एज सीलिंग इफेक्ट। सो smaller particle or smaller size DNA pass easily and move or migrate further rather than larger molecule। जब आप अभी सेटअप देखेंगे कि एग्रोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसा होता है तो आपको समझ में आएगा। दरअसल हम जब डीएनए को पास करते हैं एग्रोल जेल में, तो चूंकि जो एग्रोल जेल होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि जब उसमें पास होता है डीएनए तो जिसकी साइज छोटी होगी वो उससे आसानी से पास होता हुआ चला जाएगा। और हमने कहा कि इसके मीडियम को हम ही डिसाइड करते हैं, तो वो पास होगा और सबसे दूर तक जाएगा जो सबसे छोटा होगा। जिसकी साइज बड़ी होगी डीएनए की वो पार नहीं हो पाएगा और वो पहले ही रुक जाएगा। दूसरी चीज आप समझ जाइए कि जब हमको बहुत पास या यूं कहिए कि जिन ऐसे डीएनए सेगमेंट को हमको सेपरेट करना होता है जिनकी लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, आरी बात समझ, ऐसे डीएनए सेगमेंट को जब हम सेपरेट करना चाहते हैं वहां हम इस एग्रोल जेल का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, या यूं कहिए कि इसको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देते हैं। लेकिन जब हमको ऐसे डीएनए सेगमेंट सेपरेट करने हैं जिनकी साइज में डिफरेंस है ज्यादा, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सा एग्रोल जेल के कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में कर लेते हैं, या यूं कहिए कि उतना डेंस कंसंट्रेशन नहीं बनाते। क्योंकि जब जितना डेंस कंसंट्रेशन बनाएंगे उस डेंस कंसंट्रेशन को पार करने के लिए डीएनए को उतनी ताकत लगानी पड़ेगी या उसको उतना फिल्टर होना होगा। पर यदि आपके साइज बड़े बड़े तो आसानी से छोटे वाले पहले निकल जाए और बड़े वाले बाद में रुक जाएंगे, तो उस सेपरेट होने में उनको आसानी हो जाती है। दूसरी बात आप ये समझ जाइए कि ये जो जेल होता है नॉर्मली आपने जैसे वैक्स देखा होगा, कुछ वैक्स की तरह ही दिखाई देता है ये, और इस वैक्स लाइक स्ट्रक्चर को एक बफर सॉल्यूशन में डाल के और हीट किया जाए। जब इस बफर सॉल्यूशन में डाल के इसको हीट किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर कूल होने के बाद ये फिर से क्या हो जाता है, सेट हो जाता है या हार्ड हो जाता है। हार्ड मतलब इतना हार्ड नहीं होगा जैसा पहले रहता है, लेकिन फिर भी काफी सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है, जिससे आसानी से वो कहीं पर सेटल रह सके, एक जैसा रह सके। आप ऐसा समझिए जैसा आपने घरों में मोम देखा होगा, वैक्स देखा होगा, तो वैक्स हार्ड होता है लेकिन आप उसको पूरा दिए खुरच जाएगा। तो वैक्स हार्ड होता है लेकिन आप उसे को गर्म कर लिए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक एग्रोल जेल भी वैसे ही होता है, आपको वैक्स के फॉर्म में दिखाई देता है, वो दिखता है व्हाइट व्हाइट कलर का,
उसको आप बफर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ना तो वो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, तो वो बफर सॉल्यूशन। तो उस बफर सॉल्यूशन में डाल के उसको आप गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे और थोड़ी देर उसे ठंडा होने देंगे, तो जिस पोजीशन पे आप उसको रख देंगे वो उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आ रही बात? तो एक बार आपने जैसा बना दिया उस तरीके का वो बन गया। अब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करके और डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जेल की भी मैं बात करूं तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्रोस जेल को लेकर, आप इस एग्रोस जेल को कितने बफर सॉल्यूशन में मिलाते हैं। यदि आप 50 ml में 50 ग्राम मिला देंगे तो एक अलग कंसंट्रेशन बनेगा, और 50 ml वाटर में या बफर में 100 ग्राम मिला देंगे तो थोड़ा ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड बनेगा। ये डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट को हमको सेपरेट करना है डीएनए को, उसके हिसाब से हम कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं किसका, एग्रोस जेल के कंपोजिशन का। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसे बनता है। दरअसल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप में हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, जिसमें एक सिस्टम में जिसके कारण हम डीएनए को सेपरेट करें नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव। हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी जेल का वो प्रिपेयर कर लिया। जेल प्रिपेयर होने के बाद हम करते यही कि सबसे पहले सेटअप में ये करते हैं कि हम एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा हो। तो कांच का एक बॉक्स इस तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से पेट्री डिश होती है, कुछ उसी तरह पेट्री डिश गोल होती है। ये कैसा चौकोर बॉक्स है, और इस चौकोर बॉक्स में हम फिल कर देते हैं क्या, एग्रोस जेल, जो हमने क्या किया है, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। थोड़ी देर के बाद एग्रोस जेल जैसे हमने लिक्विड फॉर्म में डाला, उसके बाद जो हमारा जिसको हम नेगेटिव एंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा, अभी तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहे, तो जिसको भी हम नेगेटिव एंड बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसको नेगेटिव एंड बनाना चाहते हैं और इसको हम पॉजिटिव एंड बनाना चाहते हैं, तो जो नेगेटिव एंड वाला साइड होगा वहां पर एक कॉम्ब लगा देंगे, इसको बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब क्या होते हैं? कॉम्ब दरअसल एक तरीके का, जैसे आप घरों में कॉम्ब करते हैं, कंघियां करते हैं, तो कंघियों में क्या होता है, ऐसे दांते बने हुए होते हैं। ये भी कॉम्ब भी है। घरों में कुछ महिलाएं थोड़ा सा दूर दूर वाला या बड़ा वाला कॉम्ब यूज करती हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ऐसा वाला एक कॉम्ब यहाँ लगा दिया जाता है। तो होता यूं है कि ये प्लेट है, प्लेट में इस तरीके से आपने कॉम्ब लगा दिया, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एग्रोस जेल भरा हुआ है। कुछ देर बाद क्या होता है कि ये एग्रोस जेल जो है वो सेटल होता है, मींस ठंडा होता है, कूल होता है, और जब कूल होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। एक तरीके से आप ऐसा मानिए कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, जितना मोमबत्ती जैसे हार्ड होती है वैसा नहीं होता, बट फिर भी एक सेमी सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है, टूटता नहीं है, इतनी जल्दी वो खराब नहीं होता। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जैसे ही ये कूल होता है एग्रोस जेल, फिर हम ये क्या करते हैं, ये जो हमने बॉक्स बना रखा हुआ है, इसकी प्लेट हम खुद लगाकर और क्लिप लगा देते हैं, तो वो एक बॉक्स टाइप का बन जाता है। जैसे ही ये ठंडा होता है तो उन क्लिप को निकाल देते हैं, तो वो बॉक्स अलग हो जाता है। अब हमारे पास केवल एक थिक प्लेट किसकी मौजूद है, एग्रोस जेल की मौजूद। इस एग्रोस जेल में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे एक सिंगल ही स्ट्रक्चर बना, ये एग्रोस जेल की मौजूद। चूंकि यहाँ हमने कॉम्ब लगाई थी, तो उस कॉम्ब लगे होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन गए हैं, गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज था, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पूरा का पूरा एग्रोस जेल है। ये क्या था, ये जो है छोटे छोटे जो बने हैं, इनको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं,
वेल, कुएं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जो हमको दिखाई देते। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हमारा ये एग्रोल जेल वाला इतना प्रोसेस सेटअप हो गया, तब इसको हम फिर से एक सिस्टम में रखते हैं। ये एग्रोल जेल को उठाया, ये रखा, और इसको एक्चुअली में एक दरअसल एक दूसरे स्ट्रक्चर में रख देते हैं, दूसरे बोर्ड में रख देते हैं या बॉक्स में रख देते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो भी तकरीबन ट्रांसपेरेंट ही होता है। और उस बॉक्स के अंदर रखने के बाद उस बॉक्स के अंदर एक और बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं, ताकि जब हम करंट पास करें तो ये नेगेटिव से टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट क्या हो, मूव करे। समझ में आ रही मेरी बात? तो तुम्हारी बुक में यदि ध्यान से देखोगे तो वो डायग्राम दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले एग्रोज जेल लिया, एग्रोज जेल को हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद लिक्विड फॉर्म में उसको हमने एक प्लेट में या यूं कहिए एक बॉक्स में हमने उसको सेट किया, साथ ही साथ कॉम लगा दी ताकि हमको वेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि इन्हीं वेल्स में हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए सेगमेंटेड पार्ट है उनको पोर करेंगे, और नेगेटिव एंड में हमने वेल बनाए ताकि नेगेटिव एंड में हम रख सकें। और जब हम नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड बना के जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इन वेल से ये डीएनए निकलकर आगे की तरफ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो एग्रोल जेल है ये स्विंग इफेक्ट शो करता है, यानी जो डीएनए माइग्रेट होंगे, जो छोटे पार्टिकल होंगे या छोटे साइज के होंगे वो आगे तक चले जाएंगे, और जो बड़े हैं वो फंस जाएंगे, उतना आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो इस हिसाब से साइज के हिसाब से डीएनए सेगमेंट की क्या होती है, सेपरेशन की प्रोसेस हो जाती है। इज इट क्लियर? अब दो चीजें ध्यान रखिए, एक तो वर्ड आता है माइग्रेशन, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट का मूवमेंट होता है उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं या मूवमेंट कहते हैं। जो छोटा साइज होगा वो सबसे दूर तक जाएगा और जो बड़ा साइज होगा वो पास में रह जाएगा। तो पहला तो ये है कि माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिपेंड करता है, प्लस माइग्रेशन दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है। माइग्रेशन डिपेंड करता है एग्रोज जेल के कंसंट्रेशन पे, कि जो आपने कंसंट्रेशन बनाया वो कैसा बनाया। यदि आपने बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड एग्रोज जेल बना दिया है तो बहुत दूर तक छोटे वाले सेगमेंट भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई पानी छान रहे हैं या कोई भी चीज छान रहे हैं, एक सिंगल पतले कपड़े नहीं जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी जा सकते हैं, बट इसी कपड़े को आप 5 परत 10 परत कर दीजिए तो आप जितना इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, अब उसी चीज को छानने में क्या लगने लगेगा, टाइम लगने लगेगा। तो ठीक ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सेगमेंट हम एग्रोज जेल के कंसंट्रेशन को घटाते बढ़ाते हैं, और माइग्रेशन की प्रोसेस में डीएनए के जो छोटे सेगमेंट है वो दूर तक जाते हैं और बड़े वाले सेगमेंट पास में ही रह जाते हैं। ये एक तरीका है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यदि बात करूं तो यहाँ क्या प्रिपरेशन लगेगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको डीएनए को क्या करना है, कट करना है इन पीसेस। अब याद रखिएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उसको काट देगा, और कहां से काटेगा, जहां जहां उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपना सीक्वेंस मिलेगा या रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा। एक बार डीएनए कट हो गया, दूसरा अब यदि हम इसी कट डीएनए को डायरेक्ट उन वेल्स में डाल दें और उनको सेपरेट कराएं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डीएनए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इतना बड़ा है जो आसानी से दिखाई जाए, 4 मीटर 2 मीटर 1 मीटर लंबा है। बड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ऐसी कंडीशन में इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन डीएनए सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे फ्लैग लगा देने चाहिए ताकि ये आसानी से विजुलाइज हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डीएनए सेगमेंट जब आप डीएनए को कट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में फूट रहा है,
ये पता अब आपने लगा दिया, मान लीजिए एक डीएनए सेगमेंट से 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए 4 डीएनए सेगमेंट बन गया। सब में आपने फ्लैग लगा दिया कि सब ये डीएनए सेगमेंट है, तो पूरे के पूरा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा सब में फ्लैग दिखाई देगा कि ये डीएनए सेगमेंट है। लेकिन हमारे काम वाला कौन सा है ये भी तो पता होना चाहिए। या हमको यदि ये पता हो कि हमको केवल 50 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वाला सेगमेंट चाहिए, तो वो कौन सा है हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो छोटे से बड़ा है। अब ये सबसे छोटा वाला 20 न्यूक्लियोटाइड का है कि 35 न्यूक्लियोटाइड का है कि 50 न्यूक्लियोटाइड का है, हमको कैसे पता चलेगा? तो स्वाभाविक है ये फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो पहला वाला वेल होता है स्टार्टिंग वाला, उसको मार्कर वेल से यूज करते हैं। ये मार्कर क्या होता है? मार्कर दरअसल ऐसे डीएनए प्रोब होते हैं जिनके बारे में हमको पहले से पता होता है कि इनकी साइज क्या क्या है। अरे बस, तो जब वो सेगमेंट सेपरेट होते हैं तो हमको पता होता है ये 20 न्यूक्लियोटाइड बेस वाला डीएनए सेगमेंट है, ये 40 वाला है, ये 50 वाला है, ये 60 वाला है। हमने उस मार्कर में पहले से ही 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे वाले डीएनए सेगमेंट रखे हैं, या ऐसे सेगमेंट रखे हैं जिनमें इतने ही न्यूक्लियोटाइड बेस जो है तो मौजूद है। तो जब वो सेपरेट होगा तो हमको पता चल जाएगा जो सबसे पहले वाला वो 20 वाला है, दूसरा वाला 40 वाला है, तीसरा वाला 60 वाला है, चौथा वाला 80 वाला है, पांचवा वाला 100 वाला है। तो अब यदि इनके लाइन में यदि कोई डीएनए सेगमेंट सेपरेट होता है तो हमको समझ में आएगा कि ये 20 वाला होगा या ये 40 वाला होगा। इनके इंटरमीडिएट आता है तो हम समझ जाएंगे कि 20 और 40 के बीच आ रहा है, मतलब 30 वाला हो सकता है। और हमको जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस, जितने न्यूक्लियोटाइड बेस वाला डीएनए सेगमेंट चाहिए उसको हमको पहले से पता होता है, तो हम बड़े आसानी से फिर उस रेंज वाले को वहां से निकाल लेते हैं। तो 2-3 चीजें एक साथ देख लीजिए। जब हम प्रिपरेशन करते हैं डीएनए का तो सबसे पहले बात उसको कट करते हैं पीस में, और कौन सा पीस हमको चाहिए, फॉर दैट we use marker as क्या कहना चाहिए, we use marker ऐसा कहना चाहिए कि मार्कर ही की तरह यूज कर रहा है टू marker to get exact size DNA required for further process। तो खैर हमने एक बार मार्कर यूज कर लिया, तो जो हमारा एग्जैक्ट साइज का डीएनए, क्योंकि इन मार्कर की ऑलरेडी हमको साइज पता होती है, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये डीएनए किस साइज का है। लेकिन वो तो ठीक है, चलिए मार्कर की आपको पता है, लेकिन डीएनए अपने आप में जब तक नहीं दिखेगा, जब तक उसको कुछ आप फ्लैग नहीं करेंगे, डाई नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में सभी डीएनए को, ऑल डीएनए सेगमेंट आर डायबिट। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो यहां पर एक स्पेसिफिक डाई है, उसका नाम है इथीलियम ब्रोमाइड। नाम याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए सेगमेंट का डाई विद इथीलियम ब्रोमाइड, बट इथीलियम ब्रोमाइड से डाई कर देने में से काम नहीं चलेगा। ये इथीलियम ब्रोमाइड से भी वो तब विजुलाइज होगा व्हेन पास विथ यूवी रेज। तो ये यूवी रेज क्या होते हैं? ट्रांस इल्यूमिनेटर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब यूवी रेस पड़ते ही साथ ये जो डीएनए सेगमेंट है जिनको हमने इथीलियम ब्रोमाइड से डाई किया है, ये चमकने लगते हैं, और जब ये चमकने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्कर के उस पर्टिकुलर मान लीजिए 50
न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वाला हमको डीएनए सेगमेंट चाहिए, तो 50 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वाले मार्कर के नीचे जितने भी डीएनए हैं वो हमारे काम के डीएनए हैं, उनको एग्रोस जेल से कट करके डिसॉल्व करके हमको यूज कर लेना है। तो ये तरीका है किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो प्रिपरेशन ऑफ डीएनए में हम क्या करेंगे कि डीएनए को कट करने के बाद क्योंकि वो स्मॉलर पीसेस होंगे तो उनके साथ हम मार्कर यूज करेंगे अपने एग्जैक्ट डीएनए सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, उसके लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, उसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, और सभी डीएनए को देखने के लिए, जानने के लिए हमें जरूरी होगा कि हम इथिडियम ब्रोमाइड के साथ उसको क्या करें, डाई करें, और डाई करने के साथ साथ उसको एक्सपोज करना होगा हमको किसके में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, तभी वो ट्रांस इल्यूमिनेट होंगे, हमको विजुलाइज हो पाएंगे। इज इट क्लियर? अब एक्चुअली में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम कैसे करता है आपने देख लिया, हमने पूरे के पूरे हर एक के बारे में सेपरेट करके बात कर ली, जेल क्या होता है, तो अब उनमें कोई डाउट नहीं। तो अब यदि मैं शायद एक प्रोसेस बताऊं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करते हैं। डीएनए को सेगमेंट को सेपरेट करने के सबसे पहले हमको एग्रोस जेल की जरूरत पड़ती है, जो हमने यहाँ पर ये बना रखा हुआ। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में या यूं कहिए कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में हमने एग्रोस जेल रखा हुआ है, और उस एग्रोस जेल के ऊपर बफर सॉल्यूशन है। एग्रोस जेल एग्रोस से मिलता है, एक तरीके का सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसके बारे में मैंने बताया। उसको गर्म कीजिए तो लिक्विड हो जाएगा, और फिर ठंडा होगा तो एक जिस भी सांचे में आप रख देंगे, जिस भी स्ट्रक्चर में आप रख देंगे, वो उसी का शेप ले लेता है। इस एग्रोस जेल में ऑलरेडी हमने पहले से ही वेल बना रखे, गड्ढे बना रखे। इन गड्ढों में जो पहला वाला होगा उसको हम मार्कर वेल की तरह यूज करेंगे, यानी कि इसमें हम वो डीएनए सेगमेंट डालेंगे जिनके लेंथ हमको क्या है, नोन। तो जब वो यहाँ पर सेपरेट होंगे, मान लीजिए ये सेपरेट हो रहे हैं, इसके डीएनए सेगमेंट यहाँ लाइक दिस, तो हमको पता चलेगा कि ये 100 यूनिट वाला है, ये 90 यूनिट वाला है, तो ये 80 यूनिट वाला है, तो ये 70 यूनिट वाला है, तो यहाँ वाला ये 60 वाला होगा, तो ये 25 वाला होगा, तो ये 10 यूनिट वाला होगा। तो हमको ये पहले से पता है, तो हम मार्कर वाले को पहले ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसा मतलब नहीं कि पहले इसको डाल के और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इसको पहले डाल देंगे। मैं केवल बताने के लिए, दिखाने के लिए आपको बता दिया कि डीएनए किस तरीके से होंगे। और मार्कर वेल के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको थ्रू द हेल्प ऑफ पिपेट, पिपेट जानते हैं ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में यूज किया होगा पिपेट, जिसमें एक एक दो ड्रॉप। हालांकि इन सब कामों के लिए बड़े स्पेसिफाइड पिपेट की जरूरत होती है, जो माइक्रोन में सैंपल को जो है तो कलेक्ट करते हैं। उसमें बड़ा सिस्टम होता है कि जैसे आप उनका नॉब घुमाकर और उनका सेट कर सकते हैं कि आप 1 मिलीमीटर लेना चाहते हैं, 1 मिलीलीटर लेना चाहते हैं, तो जितना भी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हैं, वो उसमें सेट करने का सिस्टम बना होता है। तो आप किसी भी बीकर में डालिए, उतना सेट कर दीजिए और एक बार दबाइए, तो वो उतना ही सॉल्यूशन या मटेरियल लेगा। उनको इन वेल के अंदर डाला जाता है। क्योंकि ये वेल इतने बड़े नहीं होते कि इनमें बहुत ज्यादा मटेरियल डाला जा सके, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमने कॉम कितने बड़े वेल के लिए लगाई है, उसके हिसाब से हम कितना मटेरियल उसमें पुट कर सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन पे रहता है। तो इन वेल्स में हमने क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। उसके बाद थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। करंट का मूवमेंट कैसा होगा, ऐसा। अब चूंकि यहां से यहां की तरफ जा रहा है, और मैंने कहा कि जो एग्रोस जेल होता है सीविंग इफेक्ट शो करता है, यानी कि छानने की प्रोसेस करता है, और जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो एक्चुअली में अपसेट करता है डीएनए को। तो जो छोटी साइज होती है वो पार होके निकल जाती है, जो बड़ी साइज होती है उसको पार होने में तकलीफ होती है। तो अब ये जितने भी डीएनए सेगमेंट यहाँ भरे हुए हैं, ये सब के सब डीएनए सेगमेंट सेपरेट होना शुरू होंगे। तो जो सबसे छोटे सेगमेंट होंगे वो सबसे पहले जल्दी से भाग के, और वो ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, यानी कहता हूँ कि आखिर में रहेंगे, वो सबसे ज्यादा दूरी कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं कुछ सेगमेंट, फिर उससे जो बड़े वाले होंगे थोड़ा सा वो यहां तक पहुंच पाएंगे, उससे बड़े वाले होंगे वो यहीं तक पहुंच पाएंगे, और ये सबसे बड़े होंगे वो यहीं तक पहुंच जाएंगे, लाइक दिस। तो इस तरीके से साइज के हिसाब से क्या होगा, सेगमेंट डिफरेंशिएट हो जाते हैं।
जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लगाकर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी पहले से क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है प्रोसेस कितनी देर तक करनी है, तो ये तब तक करनी होती है जब तक आपको लग रहा है कि अभी भी डीएनए सेगमेंट का मूवमेंट जारी है। तो उनका जब तक माइग्रेशन जारी होगा तब तक आप उस प्रोसेस को कुछ देर घटा या बढ़ा सकते हैं। एक बार जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इतने देर में डीएनए सेगमेंट जो है तो वो अलग हो है। ये हो जाने के बाद, क्योंकि आपने इन सभी डीएनए को जब कट किया था और उसके बाद यहाँ पर पोर किया था, उससे पहले ही एक फ्लोरोसेंट डाई के साथ उसको क्या कर दिया था, डाई कर दिया था, इसको कलर कर दिया था। फ्लोरोसेंट होती है, फ्लोरोसेंट डाई कौन सी थी हमारी, वो फ्लोरोसेंट डाई थी इथीलियम ब्रोमाइड। याद रखिएगा, बाय नेचर बहुत पॉइजनस होती है इथीलियम ब्रोमाइड, इसलिए आजकल इसका यूज भी थोड़ा सा कम कर दिया। इथीलियम ब्रोमाइड ये मौजूद होती है और ये डाई का से क्या किया हमने, ऑलरेडी इसको स्टेन कर दिया। अब ये स्टेन है लेकिन हमको ये विजुलाइज नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एग्रोस जेल को हम प्लेट से बाहर निकालेंगे, या प्लेट में रहते हुए हम इसमें एक्सपोज करेंगे किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास करेंगे। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम पास करेंगे, इथीलियम ब्रोमाइड की फ्लोरोसेंट डाई है, तुरंत ये डीएनए सेगमेंट इस तरीके से हमको चमकते हुए दिखाई देंगे, थोड़े से नीले से कलर के। और जब ये इस तरीके से चमकने लगेंगे तब हमको दिखना पहली बार शुरू होगा कि अच्छा डीएनए सेगमेंट यहाँ इस तरीके से सेपरेट हुए। जब तक आप यूवी रेज को उसके ऊपर एक्सपोज नहीं करते हो तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। एक एग्रोस जेल दिखाई देगा व्हाइट कलर का, भले पूरी प्रोसेस हुई हो, भले ये नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ आपने करंट दौड़ा दिया हो, लेकिन चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, चूंकि आप नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। But once you expose ultraviolet radiation because of fluorescent dye इथीलियम ब्रोमाइड, आसानी से ये इसी तरीके का पिक्चर दिखाई देने लगेगा। हाँ, वो नीले नीले कलर के दिखाई देते हैं, फ्लोरोसेंट। अब मान लीजिए कि हमको ये 80 और 70 के बीच वाला सेगमेंट वाला ये मार्कर हमने लगा रखा हुआ, इस वाला डीएनए सेगमेंट चाहिए। हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को कट करके निकाल देंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो आपने मार्कर में मान लीजिए 70 न्यूक्लियोटाइड बेस वाला है तो ये जितने भी आए होंगे सब 70 बेस पेयर वाले होंगे, बट इनमें से ज्यादातर उसी बेस पेयर वाले होंगे, इसीलिए हम इसी पोर्शन को कट करके निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ जितने आगे वाले हैं वो सब 70 से कम वाले हैं, इधर इधर जितने वाले हैं वो 70 से ज्यादा वाले हैं, तो 70 के आसपास वाले जितने भी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर इन ये जो सेगमेंट है यही मान लिया जाता है हमारे काम के, और फिर केवल इन्हीं को हम एक्सपोज करते हैं, जिसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो है तो प्रोसेस में ले जाते हैं या उनमें आगे की तरफ ले जाते हैं, ताकि ये डीएनए सेगमेंट उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में जुड़ सके। और चूंकि ये जो डीएनए है, जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, जो हमने एक डीएनए सेगमेंट से कट करके निकाला है, ये किसी पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को या उस पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट कर सकता है उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और ह्यूमन वेलफेयर में कोई एक नया काम हो सकता है। इसके लिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो सिंपली कहें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द डिफरेंट साइज डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट इन अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में जो अलग अलग फ्रेगमेंट के डीएनए सेगमेंट होते हैं, साइज के डीएनए सेगमेंट होते हैं, उनको सेपरेट करना और अपनी जरूरत का डीएनए उस मिक्सचर में से निकालना, ताकि हम उसको कहीं और यूज कर सकें। हम यूज करते हैं किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एक और वर्ड है, मैं छूट रहा था तो बता देता हूं, इल्यूशन। इल्यूशन एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम एग्रोस जेल। देखिए, जैसे ही आपको पता चल गया कि ये वाला सेगमेंट है जहां पर आपके यूजफुल डीएनए मौजूद है या फ्रेगमेंट मौजूद है, आप इस एग्रोस जेल को कट करके बाहर निकालें, इसको फिर से लिक्विफाइड कीजिए और उसमें से स्कूप अप कर लीजिए या उसमें से निकाल लीजिए डीएनए को। ये जो डीएनए निकालना है हमारे काम का, बाकी हमने सब छोड़ दिया
केवल जरूरत का, उसे कहते हैं इल्यूशन। हालांकि जब आप डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर भी आप ये प्रोसेस करते हैं, वहां पर भी आप इल्यूशन की प्रोसेस करते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। होप आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट आई एम अवेलेबल विद यू, और जब जो भी डाउट होगा वो आप से फिर से पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।